हेलो एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक पदार्थ का मतलब संयोजक तार किसको कहते हैं, ज़रा से इसको समझते हैं। जैसे जब हम एक सर्किट बनाते हैं, एक सेल लेते हैं, इसमें रेजिस्टेंस देते हैं, यानी रेजिस्टेंस का मतलब हो गया जिसे बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज कुछ भी हो, सबका फिगर यही ऐसा ही बनाया जाता है, रेजिस्टेंस सबको बोलते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस अलग भी होता है, छोटा छोटा आता है, कलर कोड रेजिस्टेंस वगैरह बहुत तरह का होता है, लेकिन बॉल, पंखा, टीवी ये सब भी रेजिस्टेंस ही कहलाता है। तो रेजिस्टेंस मतलब यहाँ जो है, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो, उस तरह का चीज़ अब सर्किट में लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बल्ब है और यहाँ पे सेल है, तो सेल से बल्ब तक का जो ये जो वायर आया है वायर, तो इसी को हम संयोजक तार कहते हैं। तो अब तो सब जानते होंगे ये कौन सी का बना रहता है। इधर से ये हो गया संयोजक तार, या इधर से ये, तो ये तांबे का ही रहता है, तो तांबा का, एल्युमिनियम का भी हो सकता है। ऑप्शन में देख रहे हैं नाइक्रोम, टंगस्टन है, तांबा, मैग्नीज है। तो तांबा ये चारों में से ऑप्शन है। अगर एल्युमिनियम रहता तो एल्युमिनियम भी होता, क्योंकि सबसे अच्छा संयोजक तार तांबा ही होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस औरों से कम है, नाइक्रोम, टंगस्टन, मैग्नीज सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो इसके समानांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग ज़रा सा फिगर से समझेंगे। आयताकार यानी एक समझते हैं कि जैसे कोई धातु का ईंट जैसा कोई स्ट्रक्चर है, ईंट के जैसा, ऐसा धातु का ईंट। अब इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला यूज करते हैं R = ρl/a। तो A मीन्स हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L हो गया लेंथ, लेंथ ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा। और इसका अपोजिट देखिए इधर A मतलब एरिया, यानी मोटाई इसको कहते हैं, सिंपल इसको मोटाई कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम जाएगा, इन्वर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 जो दिया हुआ है इसको समझते हैं। ये 4 ये होगा लंबा वाला 4 होगा, 2, 3, अभी इसमें से जैसे ये मान लेते हैं ये 2 है, तो और ये 3 होगा ऐसे, या तो इसको 3 इसको 2 मान सकते हैं, ईंट के जैसा। अब अधिकतम रेजिस्टेंस न्यूनतम रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो आपको ऐसे समझना है कि मान लें कि आपको जैसे से सर्किट है, ऐसे एक सर्किट है और यहाँ पे ऐसे तार है, और बीच में इसको हम जोड़ना है। बीच में ये जो देख रहे हैं आयताकार जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, धातु का ये टुकड़ा है आयताकार ठोस घनाभ जैसा, तो इसको बीच में यहाँ रखना है, यहाँ पे बीच में डालना है इसके। तो यहाँ पे हम अगर इसको ऐसे डालते हैं, मतलब लंबाई के अलोंग ऐसे, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। फिर या तो आयताकार इस टुकड़ा को हम घुमा के भी रख सकते हैं, जैसे ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, तो ऐसे में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये 3 तरह से इसको हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें से हमको ये बताना है कि अधिकतम रेजिस्टेंस और न्यूनतम रेजिस्टेंस की बात हो रही कब होगी। तो जब लंबाई ज़्यादा होगा तो अधिकतम रेजिस्टेंस होगा, तो लंबाई ज़्यादा इसमें होगा, यानी कि 4 को ऐसे रखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे इसको, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि इस कंडीशन में जो ये मोटाई है, एरिया देख रहे हैं, जो एरिया, ये एरिया यहाँ पे आएगा, ये वाला जो फेस सरफेस है इसका एरिया तो कम है ही सबसे, तो सबसे कम रेजिस्टेंस इसी में होगा, ऐसे सॉरी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इस कंडीशन में होगा। अब
सबसे कम रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस कब होगा? तो इसके लिए हम लोग हाँ, तो इस स्थिति में जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो इस स्थिति में हमारा जो प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक होता है। लंबाई इतना लेते हैं, यानी चार लेंगे, और ये एरिया जो हो जाएगा यहाँ पे, जो एरिया है ए, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा इस कंडीशन में ये 3 गुना 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल 4 हो जाएगा और ए हो जाएगा 6। तो होना चाहिए रेजिस्टेंस अधिक के लिए एल को ज़्यादा होना चाहिए और ए को कम होना चाहिए। अब इसको हम दूसरे तरह से जोड़ते हैं। दूसरा तरह से हम और कैसे जोड़ सकते हैं इसको? तो इसको अब इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको। ऐसे ये संयोजक तार हो गया, ये तांबा का, या इस फेस से इस फेस को ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो लेंथ कितना हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? तो ऐसे में एल हो जाएगा हमारा ये वाला, ये जो 2 है, ये 2, तो एल हो गया 2, और ए हो जाएगा एरिया, मतलब इस फेस का एरिया, ये इसका जो हो गया ये फेस का एरिया। तो ये है 4 है और ये 3 है, 3 यानी ये 3। तो 4 ये रेक्टेंगल आयत है, तो 4 3 12, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में प्रतिरोध सबसे कम होगा, देखेंगे लंबाई सबसे कम यही होगा 2, और एरिया सबसे ज़्यादा इसी में होगा। तो ये लंबाई कम और एरिया ज़्यादा। तो देखेंगे यहाँ जो फार्मूला है, एल कम ज़्यादा रहने से प्रतिरोध ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, और ये कम रहने से प्रतिरोध कम होगा, जो कि ये कंडीशन है। एक और कंडीशन हो सकता है कि हम इसको थोड़ा सा ईंट को थोड़ा उलट के रखें कि लंबाई 3 हो जाए और एरिया हो जाए 8 हो जाए, तो ये जो आ जाएगा बीच का आ जाएगा प्रतिरोध। तो सबसे अधिकतम इसमें होगा और सबसे न्यूनतम इसमें होगा। तो यही है। तो सबसे अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था दिखाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ था कि आयताकार टुकड़े की भुजा 2 3 4 है, तो इसका अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो अधिकतम प्रतिरोध में और न्यूनतम प्रतिरोध में अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे अधिकतम को मान लिया 1 और न्यूनतम को 2 मान लिया, तो फार्मूला देख रहे थे L1/L2 और A2/A1, ये फार्मूला होता है। 1 हो गया अधिकतम और 2 हो गया न्यूनतम। तो L1, तो पहला में L1 था 4 और L2 जो था 2 था, और यहाँ A2 यानी दूसरा का जो था वो था 12, और पहला का A1 जो अभी भी यहाँ पे है LA1, यहाँ पे 6, एरिया 6, ये जो था 6। अब यही काट छांट देना है, तो ये आ जाएगा आपका 2 3 और 4।
यानी 4:1 का अनुपात होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, अब इसमें ऑप्शन जो देख रहे हैं, इसमें तांबा जो धातु है, टंगस्टन धातु है, नाइक्रोम मिश्र धातु है, लेयर टिन मिश्र धातु है। तो फ्यूज तार पहले तो कि में धातु नहीं होता है, मेटल नहीं होता है, वो मिश्र धातु ही यानी एलॉय होता है। तो एलॉय का ही होता है और उसमें लेड और टीन का रहता है, इसको याद रखना आपको। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, ये आंसर गलत लिखा हुआ है इसमें। तो फ्यूज तार होती है, ये गलत आंसर है, लेड टीन का मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है, तो लेड टीन का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नंबर 4। 2 सेलों का विद्युत वाहक बल E1 और E2 है और इनका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। सेलों का संयोजन होता है, तो उसमें जैसे 2 सेल है, एक का प्लस माइनस इधर है, दूसरे का अगर हम दूसरा सेल को ऐसे जोड़ दें कि इसका माइनस इसका प्लस ऐसे, तो इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। तो ऐसे होता है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 2 सेल। तो इसका EMF यानी विद्युत वाहक वाली E1 इसका E2 हो, तो जो समतुल्य होता है उसका मान होता है E1 प्लस E2। तो इसको डायरेक्ट है E1 प्लस E2, यानी आंसर हो गया बी। तो श्रेणी क्रम में यही होता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो 3 रेजिस्टेंस है, जैसे एक ये ऐसे है और एक ऐसे है, और तीनों R श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन कि ये तीनों को हम समानांतर में जोड़ सकते हैं, यानी पैरेलल में ऐसे जोड़ सकते हैं। तीसरा जोड़ सकते हैं कैसे, तीसरा होगा कि हम 2 ठो को श्रेणी में जोड़ दें और तीसरा को इधर समानांतर में ऐसे जोड़ दें। तो चौथा कंडीशन भी हो सकता है। चौथा हो जाएगा कि 2 को पैरेलल में जोड़ दें जैसे ऐसे, और तीसरा को इधर श्रेणी में जोड़ दें। तो ये कुल मिला के 3 प्रतिरोध को, 3 रेजिस्टेंस को जोड़ने का 4 तरीका हो गया। अब इस चारों में रेजिस्टेंस कितना कितना होगा ये हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला में रेजिस्टेंस हो जाएगा R R R, तो इसका टोटल हो जाएगा 3R। समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। तो 3R ये है, हो सकता है। इसमें ऑप्शन में चुनना है कि कौन नहीं हो सकता है, तो ये तो हो सकता है। तीनों समानांतर रहेगा तो R R R तीनों इक्वल है, तो ये R/3 हो जाता है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो R/3 यानी कि C भी हो सकता है। अब इस तीसरा कंडीशन में देखते हैं। तीसरा में R R इस दोनों श्रेणी हो गया, ये R 2R श्रेणी क्रम में है, ये वाला और ये वाला श्रेणी में है। तो इधर हो गया 2R और ये वाला R इधर रह गया। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों का इधर हो गया 2R, इधर 1R। अब 2R और 1R हो गया, ये समानांतर हो गया। तो समानांतर का निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना बटा जोड़ करते हैं। तो 2R गुना R, अब बटा जोड़ करेंगे तो 2R प्लस R 3R। तो 1R से कट जाएगा तो बचेगा 2R/3। तो 2R/3 आपका देखे ऑप्शन 2R/3 D ये भी है। तो ए भी 3R भी हो सकता है, R/3 भी हो सकता है, 2R/3 भी हो सकता है। तो अब श्योर है कि 2R/4 होगा आंसर। अगर देखना चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं चौथा में। जैसे चौथा का कितना हो जाएगा, तो ये R तो पैरेलल में है तो ये R/2 हो गया, R/2 इसका हो गया R/2
और आर श्रेणी में, तो r/2 प्लस आर, तो ये आ जाएगा आपको 3r/2। तो देखिए ये ऑप्शन में नहीं था आपका, तो ये ऑप्शन में नहीं था, यानी कि सही आंसर हुआ बी है। ये तीनों पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक 10 ओम तार का प्रतिरोध है और इसको खींच करके 3 गुना लंबा कर दिया जाता है। तो किसी तार को खींचने से उसका मोटाई घट जाता है, हम लोग जानते हैं। मोटाई घटने से प्रतिरोध बढ़ जाता है और लंबा करने से भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो खींचने से क्या हो रहा है, खींचने से लंबाई 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना लंबाई बढ़ गया है। इसका मतलब कि प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ गया होगा। तो 10 ओम है, 10 ओम का प्रतिरोध है, तो ये हो गया 30 ओम। ये लंबाई बढ़ने से हो गया 30 ओम। और जैसे ही खींचते हैं तो उसका मोटाइयों घट जाता है। तो मोटाई घट जाएगा, तो मोटाई घटने से प्रतिरोध और बढ़ जाता है। तो मोटाई भी 3 गुना घटेगा तो प्रतिरोध 3 गुना और बढ़ेगा, यानी 30 गुना 3 हो जाएगा 90 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 90 ओम, यानी आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक 220 वोल्ट और 1000 वाट को 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई नई शक्ति क्या होगी। अब इसको समझते हैं हम लोग। शक्ति का ये फार्मूला होता है, मतलब P बराबर I² R भी होता है और IV भी होता है, V² R भी होता है। तो इसमें हम लोग ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फार्मूला इसमें लगाना चाहिए। तो V²R हम इसमें ले रहे हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। पहले कह रहा है कि एक आदमी, जैसे मान लिया कि एक आदमी 10 रोटी खाता है तो 5 घंटा काम करता है। अगर उसको हम 6 रोटी खिलाएं तो कितना घंटा काम करेगा। तो 5 घंटा उसका क्षमता है करने का, लेकिन 10 रोटी खाएगा तब करेगा। अब रोटी कम देंगे तो कम ही काम करेगा। वही बात यहाँ है कि यहाँ दिया हुआ है कि 220 वोल्ट अगर हम किसी बल्ब को देते हैं तो 1000 वाट का शक्ति जनरेट करेगा, मतलब प्रोड्यूस कर या खपत करेगा या उतना रिलीज करेगा। भाई एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि जितना लेगा उतना ही देगा। तो ये लेता 1000 वाट का मतलब हो गया कि 1000 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी वो लेगा, खपत करेगा। और लाइट एनर्जी देगा भी इतना ही, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। तो 1 सेकंड में 1000 जूल, सिंपल 1 सेकंड में 1000 जूल उसका पावर है, जनरेट करता है। कब? जब वो 220 वोल्ट उसको मिलेगा तब। लेकिन हम उसको दे रहे हैं 110 वोल्ट। तो अब क्या वो 1000 वाट करेगा, उसका शक्ति 1000 होगा? नहीं होगा। तो 1000 वाट नहीं देगा, तो कितना देगा, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसमें P दिया हुआ है 1000, तो हम P की जगह पे रख देंगे 1000। V² यानी 220 स्क्वायर, ये V जो दिया हुआ है 220 का स्क्वायर और R। तो इससे हम निकाल लेंगे R का वैल्यू। तो इससे R का वैल्यू आ जाएगा 220 स्क्वायर बटा 1000। R का वैल्यू आ गया। अब काटेंगे, इसमें 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो स्क्वायर है तो 2 जीरो कट जाएगा। 22 का स्क्वायर होता है
484/10। तो इतना उसका रेजिस्टेंस हुआ, इतना ओम। अब हम उसको पावर कितना सप्लाई दे रहे हैं, उसको 110 वोल्ट से जोड़ा गया है, यानी 110 वोल्ट दे रहे हैं उसको, जबकि उसका क्षमता लेने का था 220 पर वो 1000 वाट देता। अब 110 दे रहे हैं तो क्या देगा। तो अब फिर से हम पावर का फार्मूला लगाएंगे। अब फिर से पावर का फार्मूला लगाएंगे, V² करेंगे। तो एक चीज़ है कि आप वोल्टेज ज़्यादा कम उसको दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन रेजिस्टेंस उसका अपना होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो तो वही रहेगा जो है। ये जो आया 484/10, ये तो यही रहेगा। तो इसी का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो वो जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं, V² हो गया आपका 110 लेना है, इस बार 110 दे रहे हैं। और R जो आया था, कितना आया था, 484/10, तो 10 ऊपर आ जाएगा। इसको काटें छाटेंगे, 110 गुना 110 इंटू 10 और नीचे 484, तो 11 से ही कटेगा जी, 11 चौ फिर 11, तो फिर 11 से ये 11 से ही कट जाएगा, 4 से, तो ऊपर बच गया 1000, 3 जीरो बचा, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो, ये 3 जीरो, यानी 1000/4 हुआ, यानी आ जाएगा आपका 250। तो 250 वाट यानी 250 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड में 250 जूल पावर उसका होगा, जनरेट करेगा। इसका सही आंसर हो गया C, 250 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का प्रथम नियम, सिग्मा I बराबर 0, जिसको जंक्शन ला या संधि ला कहते हैं, और दूसरा नियम है जिसको लूप ला कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं पास का नियम, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी खाने वाला बराबर कमाने वाला। ये IR है जो प्रतिरोध सब खाता है, ड्रॉप करता है, पोटेंशियल को गिराता है, और ये जो कमाता है बेचारा सिग्मा E, यानी सेल का EMF। तो ये दूसरा नियम है। तो इसमें क्वेश्चन में है कि दोनों नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यही ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो ये ऑप्शन हो गया डी हो गया, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा। तो हम लोग देखे हैं कि जैसे धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन एक होता है सेमीकंडक्टर, उल्टा होता है, उसमें टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो यहाँ तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, इसका मतलब वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होगा। तो ये आपको याद रखना है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में A का विभव 10 वोल्ट है, A का विभव 10 वोल्ट है, यहाँ पर A है, यहाँ पर इसका विभव 10 वोल्ट है, और ये ग्राउंड किया हुआ है, ज़मीन भूगर्भित जिसको अर्थिंग बोलते हैं। तो यहाँ का वोल्ट होता है 0 वोल्ट और यहाँ है 10 वोल्ट। तो ये फिगर आपको उलझाने के लिए ऐसे देता है। इस फिगर को हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि इसको अगर हम यहाँ से ऐसे जोड़ दें सर्किट, यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, तो बैटरी 10 वोल्ट का, ऐसा क्वेश्चन है। बैटरी में भी एक तरफ 0 लेते हैं, एक तरफ 10 लेते हैं। तो इधर 10 वोल्ट हो गया विभव यहाँ का, और इधर का वोल्ट हो गया 0 वोल्ट। तो यही क्वेश्चन है सेम उसी तरह से।
तो यहाँ पे देखना है कि धारा प्रवाहित कितनी होगी, यानी यहाँ से जो बैटरी से धारा निकलेगा तो करंट इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। V तो 10 है पता है, और R क्या है, R तो देखते हैं कि तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा। 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें, 1 2 3। देखने में लग रहा है कि तीनों सीरीज में, लेकिन ये तीनों सचमुच में समानांतर में होता है। तो समानांतर में अगर होगा तो ये हो जाएगा आपका R/3, और R दिया हुआ 3 ओम, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध R/3 से अगर हम करें तो R मतलब 3/3, R दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, R3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3/3 यानी 1 हो गया। तो यहाँ पे करंट रखेंगे, यहाँ पे करंट का वैल्यू 10, तो V 10 और R 1, जो 1 आया ये बोला यह, तो 10 एम्पियर हो जाएगा। तो यानी करंट 10 एम्पियर, ये आंसर ए हो जाएगा इसका। इसमें एक सवाल उठ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि तीनों तो लगता है श्रेणी क्रम में है, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये तीनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं समानांतर, ऐसे कैसे। तो इसके लिए एक हम समझाने जा रहे हैं, एक ट्रिक है इसको समझने का, कि पहले आपको जंक्शन खोजना पड़ता है। जंक्शन ला यानी जो हम किरचॉफ का नियम पढ़े थे उसका यूज करेंगे। जंक्शन यहाँ पे मतलब जहाँ से जैसे कोई ऐसे रास्ता है, ऐसे हो गया है, तो इस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं, यानी जहाँ से कम 3 डायरेक्शन में तार गया हो। 4 गो में भी जा सकता, 4 डायरेक्शन, 5 6 7 डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 डायरेक्शन होना चाहिए, तब इसको जंक्शन कहते हैं। तो ऐसा जंक्शन एक यहाँ पर है, यहाँ पे एक जंक्शन यहाँ पे है, ये यहाँ एक जंक्शन है, और एक जंक्शन यहाँ है, और एक जंक्शन यहाँ है, कुल 4 जंक्शन है इसमें। तो 4 जंक्शन है तो 4 मतलब इसका नाम भी होना चाहिए, सब जंक्शन का अलग अलग नाम होता है। जैसे इस जंक्शन को तो नाम ए है, ए। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ए इस पॉइंट का नाम है, तो ए यहाँ इसका भी नाम ए हो गया। तो एक फ्रेश फिगर बनाएंगे हम लोग, ए पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे कि पोटेंशिया यानी विभव अगर घटता है तो जंक्शन, दूसरा जंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं घटता है, कोई रास्ता में घटाने वाला नहीं, तो विभव सेम रह जाएगा, तो नाम भी सेम रह जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, इधर से चलें, इधर से ऐसे जाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि इस रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला हुआ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का विभव जो है सेम ही होगा। यानी हमारा जो ये जो जंक्शन है, यहाँ पे जो जंक्शन है, इसका नाम भी ए ही होगा। तो ये हमारा ये है पॉइंट, तो ये हो गया, और ये तो पहले से है, तो यानी ये हो गया। अब अगर इसको हम बी मान लें, इस पॉइंट को, इसको हम बी क्यों मानेंगे, क्योंकि इस ए और यहाँ के बीच एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये विभव यहाँ पर सेम नहीं रह पाएगा, इसलिए इसको हम बी मानेंगे, और बी यहाँ दे देंगे। अब यहाँ से देखते हैं, ये जो बी है, यहाँ से इधर हम जब आते हैं तो यहाँ तक देखते हैं, इधर से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर से तो जाओगे तो मिलेगा रेजिस्टेंस, लेकिन इधर से नहीं है रेजिस्टेंस, तो यहाँ का विभव भी सेम होगा, यहाँ का विभव सेम होगा। तो ये वाला जंक्शन और इस जंक्शन का नाम भी सेम होगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे बी है, यहाँ बी है, तो ये भी तुम्हारा बी हो जाएगा। यानी इसमें 2 ही जंक्शन है, देखने में 4 लग रहा है लेकिन है 2 ही। तो ए और बी हमने दे दिया। ए से बैटरी इधर निकला है, इधर वाला, अब बी से इधर जो निकला ऐसे, इसको हम इधर दे देते हैं ऐसे। अब बारी बारी देखते हैं कि जो चारों रेजिस्टेंस है वो कैसे जुड़ा हुआ है। नाम तो ध्यान में होगा, जैसे कि ये ए है, ये पॉइंट ए हो गया,
और ये बी है और ये भी बी हो गया। तो पहला रेजिस्टेंस देख रहे हैं ये वाला किसके बीच में है, तो ए और बी के बीच में है। तो ए और बी के बीच में इसको हमने लगा दिया, पहला रेजिस्टेंस लग गया। दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ है, तो ये बी और ए के बीच में है। तो बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस ये एक लगा दिया, ऐसे लग गया आर, ये भी आर। तीसरा रेजिस्टेंस ये देख रहे हैं ए और बी के बीच में है, तो यहाँ ए और बी के बीच में इसको लगा दिया। तो कुल अब तो क्लियर हो गया कि तीनों समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो तीनों समानांतर क्रम में, इसलिए इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3 और R दिया हुआ था हमारा 3 ओम यहाँ पे, तो ये हो गया 3/3 यानी 1 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही हो गया था। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीटर 100 वाट और 200 वोल्ट के तार के को बीच के दो टुकड़े को समानांतर क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसकी कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम अभी बनाए थे एक ठो, वही वाला क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 रोटी खा के 5 घंटा काम करेगा, तो 5 रोटी 4 रोटी खा के कितना काम करेगा। वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे 100 वाट है, देगा 100 वाट पावर है इसका। 100 वाट मीन्स जूल पर सेकेंड। तो ऐसे समझना है कि 100 वाट है, इसका मतलब हो गया कि 100 जूल पर सेकेंड ये इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगा, खपत करेगा, या इतना हीट प्रोड्यूस करेगा। जितना खपत करेगा उतने प्रोड्यूस भी करेगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो इस 100 वाट कब प्रोड्यूस करेगा, जब इसको 200 वोल्ट मिलेगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि हीटर के तार को बीच से 2 टुकड़े कर समानांतर क्रम में जोड़कर 220 विभवांतर। अब इसको 220 ही दिया गया है, तो अब सोच सकते हो कि 100 वाट मिलेगा, आंसर 100 वाट होना चाहिए। लेकिन इसका तार के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया है। तार जो हीटर का देखते हैं ऐसे ऐसे लपेट के रखा रहता है स्प्रिंग के जैसा, ऐसे ऐसे। तो इसको ऐसे नहीं रख करके इसको क्या किया है कि बीच से तोड़ दिया है। अब जैसे हीटर का तार, इसको हम सीधा करके दिखाते हैं। मान लिया हीटर का तार पहले इतना बड़ा था और इसको 220 वोल्ट देते थे तो 100 वाट ऊर्जा देता था। अब इस तार को बीचे से यहाँ से क्या किया कि इसको ऐसे करके रख दिया गया, आधा तोड़ के 2 भाग में बांट दिया और दोनों को ऐसे रख दिया समानांतर में। ये संयोजक तार तांबा वाला तार नहीं है, हीटर वाला नाइक्रोम का तार रहता है, ये नाइक्रोम वाला ही। तो वही तार को ऐसे कर दिया गया। अब यहाँ इसको संयोजक तार से, ये देखो संयोजक तार है, ऐसे जोड़ दिया गया ऐसे। तो ये जो रेजिस्टेंस हो गया, ये तार जो हो गया, ये इसमें रेजिस्टेंस है। अब पहले देखो ये तार इतना लंबा था, अब ये आधा आधा कर दिया गया। तो वोल्टेज तो चेंज नहीं किया गया, 220 था भी, 220 पहले भी था, बाद में भी 220 से दिया जा रहा, लेकिन यहाँ चेंज हो गया है रेजिस्टेंस। तो हम पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं कि पहले जब ऐसे था तो रेजिस्टेंस कितना था, और अब ऐसे हो गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, P बराबर V²/R। P बराबर V²/R। P ले लेंगे 100 वाट, यहाँ पे 100, V हो गया 200 स्क्वायर बटा R निकाल देंगे यहाँ से। तो यहाँ से R आ जाएगा, R = 2 0 इसमें काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 0 यहाँ से कटेगा, तो बचेगा 400। 400 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस। अभी 400 ओम जो रेजिस्टेंस था इस वायर का था, जब ये वायर सीधा था। अब इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, तो अब रेजिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा, तो ये 200 इसका हो गया और 200 इसका हो गया। ठीक है। पहले जब ये एक वायर था तो ये 400 था, ऐसे था, तो
अब जब इसको हम आधा आधा कर दिए तो 200 हो गया, और 200 को श्रेणी में समानांतर में जोड़ दिए हैं, पैरेलल में, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 100 ओम, आधा हो गया 100 ओम हो गया, तो रेजिस्टेंस 100 हो गया। पहले रेजिस्टेंस था 400, अब रेजिस्टेंस हो गया 100। अब वोल्टेज तो उतने रह गया है क्वेश्चन में। फिर से देखो, फिर से इसको हम देखते हैं कि पहले जो रेजिस्टेंस था हमारा वो था 400 ओम, अब रेजिस्टेंस हो गया है यानी R1 है R2, तो R2 हो गया है 100 ओम, ठीक है। इसका 400 था, इसका 100 हो गया। अब पावर कैलकुलेट करना है, तो पहले पावर था 200 वाट, सॉरी 100 वाट, यहाँ पे ये 100 वाट पहले का पावर था, तो अब पावर कितना हो जाएगा? तो हम फार्मूला वही लेंगे, P = V²/R। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? तो इसमें V कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा कि P जो है और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। P व्युत्क्रमानुपाती हो गया R का, तो प्रतिरोध घटेगा तो बढ़ेगा, तो प्रतिरोध घट के यहाँ पर देखते हैं 400 से 100 हो गया है। प्रतिरोध 400 था, अब 100 हो गया, 4 गुना घटा है, तो पावर 4 गुना बढ़ेगा। तो पावर पहले था 100 वाट, तो 100 वाट था, तो अब 4 गुना ही बढ़ के कितना हो जाएगा? 400 वाट था, 400 वाट हो जाएगा। तो 400 वाट कौन है, वही सही आंसर हो जाएगा। तो सर ए दिया है, इसका मतलब इसमें 40 में एक जीरो और पड़ेगा, गलती हो गया इसको, यहाँ आंसर 400 वाट होगा, छूट गया एक जीरो, तो 400 वाट ये सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट दिया हुआ है, मीटर ब्रिज है, तो पता होगा कि मीटर ब्रिज क्या करता है। मीटर ब्रिज किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के काम में आता है, और यहाँ अज्ञात प्रतिरोध कहाँ पर है? X का मान निकालना है आपको। 9 ओम इधर है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, और जानते हैं कि मीटर ब्रिज में जो तार होता है 1 मीटर होता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 10 इधर है तो इधर 90 होगा, तो 90 सेंटीमीटर इधर है। अब X का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का जो थ्योरी है उसको सीधे अप्लाई करेंगे। मीटर ब्रिज का फार्मूला देखे होंगे, डिराइव किए थे, तो शायद भूल भी सकते हैं, उसको आप छोड़ ही दो। इसको सीधे व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें बताया गया था R1/R2 = R3/R4, सीधे इसका यूज कर लेंगे हम लोग। और R1 मतलब X, R2 मतलब ये 10 जो हुआ, R3 हो गया 9 ओम ये वाला, और R4 हो गया ये 90 इधर का 90, तो कट जाएगा आपको 10 से, आई 10 कट जाएगा, तो X = 1 आ जाएगा, तो X = 1 ओम। गजब है भाई, इसमें सब गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है। इसका 1 ओम होगा आंसर, ठीक है। ऐसे भी देखो, इधर 90 है तो इधर 9 है, तो इधर 10 मात्र है, इधर मात्र 10 है, तो इधर रेजिस्टेंस भी बहुत कम ही ना होगा, तो आंसर होगा 1 ओम। इसका सही आंसर होगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा PQR एवं S हो तो संतुलन के स्थिति में, अभी PQR क्रमशः दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, जिसको हम R1 कह रहे थे, R1, अगर PQ है, R यहाँ है, S यहाँ है, तब होगा PQ = R/S। R1/R2 इसको कहते हैं R1/R2, R3/R4। इस तरह से याद रखना है कि इधर वाला का इधर भाग होता है, इधर वाला का इधर से हो जाता है, बस ऐसे याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु का घनत्व D और प्रतिरोध सिग्मा रो है रो, तो इससे एक तार बनाना है जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R होनी चाहिए, तो धातु का द्रव्यमान कितना होना चाहिए। तो धातु का द्रव्यमान निकालना है, और जब घनत्व दिया हुआ है तो आपको द्रव्यमान का फार्मूला लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। अब m निकालना है तो आयतन, घनत्व तो दिया हुआ है जी D, तो यहाँ जो घनत्व है यहाँ डेंसिटी कहते हैं, तो आयतन गुना डेंसिटी D, तो यहाँ पर तो हम D लिख देंगे डेंसिटी की जगह पे। V क्या होता है, V बराबर होता है तार अगर बेलनाकार है तो V यानी आयतन, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H। इसको कहते हैं एरिया A, इसको L कह सकते हो तार का लंबाई, यानी आयतन की जगह लिख सकते हैं A इंटू L इंटू D, तो ALD। अब हमको जो दिया हुआ है उसमें L तो दिया हुआ है, आंसर में L रहना चाहिए, D भी रहेगा लेकिन A नहीं रहना चाहिए। A को इसमें से हटाना होगा, यानी A का वैल्यू कहीं से निकाल के इसमें रखना होगा तो निकल जाएगा। तो अब देखते हैं कि L कहाँ से निकलेगा। तो दिया हुआ है हमारा रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो अब रेजिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं रो L बाई A होता है, तो शायद इसलिए दिया हुआ है कि ताकि यहाँ से A का वैल्यू हम निकाल लें, ये वाला A का, और यहाँ पे A की जगह यहाँ पे रख दें। तो देखो यहाँ से A का वैल्यू निकालोगे तो यह आ जाएगा रो L बाई R, और इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये जो वैल्यू आ रहा है M इक्वल टू आ रहा है, तो M इक्वल टू आ जाएगा रो L बाई R, ये वाला A की वैल्यू, और इंटू बचा L इंटू D, तो ये हो गया आपका रो L स्क्वायर D बाई R। तो देखो रो L स्क्वायर D बाई R कौन है, रो L स्क्वायर D बाई R, तो इसमें रो L स्क्वायर, इसमें रो पर भी स्क्वायर है, रो L स्क्वायर D बाई R, आंसर A है, 14 का आंसर A हो गया। ऐसे इसमें बहुत सारा आंसर गलती दिया हुआ है, तो अपने से समझना है, ऐसे ही रहता है, ऑब्जेक्टिव का कोई भरोसा नहीं रहता, छापता कोई है प्रिंट कोई और करता है, तो प्रिंट करने वाला के गलती से गलती हो जाया करता है। तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बाज़ार से भी अगर बुक ख़रीदते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ता है उसमें कि जो उसका क्वेश्चन पर भरोसा कर सकते हो लेकिन उसका आंसर पर भरोसा नहीं करना है, बहुत सारा गलती रहता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया और इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाना है, तो न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा। तो 1 ओम का 3 प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोध को हम जोड़ सकते हैं कैसे कैसे, तो एक तो तीनों को श्रेणी में जोड़ दे सकते हैं ऐसे, तो 1 का है तो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। दूसरा है कि समानांतर में अगर जोड़ते हैं तीनों को तो 1 है तो 1/3 हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये 3 हो, ये 1/3 है, ये लगता कम है। और कैसे जोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन पहले हम लोग फेस किए थे, अभी 4 तरीक़ा से जोड़ा जाता है 3 रजिस्टर को। एक हो गया कि 2 को श्रेणी में जोड़ दिया और 1 को समानांतर में जोड़ दिया, तो देखोगे कि ऐसे में कितना आता है, तो ऐसे में आ जाएगा 1 2 और 1 ही, तो 2 और 1 समानांतर, तो 2 गुना बटा जोड़ कर देंगे, तो 2 गुना 1/3, तो 2/3। तो देखते हैं कि ये दोनों में ई कम है, तो लगता है यही होना चाहिए आंसर। ऐसे एक और, तो चौथा है क्या है, चौथा में 2 को पैरेलल और 1 को श्रेणी में जोड़ सकते हैं ऐसे,
तो ऐसे में एक का एक ही आधा हो जाएगा और एक ही, तो आधा ये आधा और एक डेढ़ हो जाएगा, ये और बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये तो सही आंसर हो गया हमारा 1/3। तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम प्रतिरोध 1/3। अगर अधिकतम कहता तो 3 होता, तीनों को श्रेणी में जोड़ देता। तो इसका सही आंसर हो गया ये 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध, ये जो पॉइंट ए है और यहाँ बी के, इसके बीच समतुल्य प्रतिरोध। तो देखोगे कि यहाँ 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये देखो एक वायर ऐसे है बिल्कुल बिना रेजिस्टेंस के, तो करंट जब यहाँ से चलेगा ऐसे ए से, तो ऐसे ऐसे होके इधर से गुजर जाएगा, ये दोनों किसी काम का नहीं रहेगा। यानी कि इस जो देख रहे हैं सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस काम में आ रहा है, ये वाला सिर्फ 3 ओम। यानी इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेगा तो सिर्फ यही होगा पहला वाला, ये दोनों कोई काम नहीं करेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 ओम, 16 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए आदर्श का? तो ऐसा होना चाहिए कि वोल्ट में करंट नहीं जाना चाहिए, वोल्ट मीटर में करंट नहीं जाना चाहिए। जो वोल्ट मीटर करंट ड्रॉ कर लेता है वो आदर्श नहीं हो सकता है। और हम लोग बात किए थे कि पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी वही आदर्श होता है जिसमें करंट नहीं जाता है। तो कोई वोल्ट मीटर भी अगर आदर्श है, इसका मतलब उसमें भी करंट नहीं जा रहा होगा। तो करंट नहीं कब जाएगा? जब उसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तब उसमें करंट नहीं जाएगा। तो इसका हो गया आंसर अनंत, यानी एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट है 18 नंबर, एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा धारा का महत्तम मान कब होगा। इसमें देखिए सर्किट में थोड़ा सा गलती क्या किया है कि यहाँ पे बैटरी का फिगर होना चाहिए। ये जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे एक बैटरी लगाना चाहिए, बैटरी का फिगर होना चाहिए। और इस तरह से बैटरी के बगल में कहीं स्मॉल आर हो तो उसको समझा जाता है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। तो खैर इससे हमको मतलब नहीं है, धारा निकालना है। तो करंट का मतलब जो फार्मूला लगाएंगे हम लोग V/R, तो R के जगह लिखेंगे R+R, क्योंकि 2 R इसमें है, बाहरी और एक आंतरिक, तो दोनों R को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये R और ये R। अब इसमें देखना है ये दोनों R, इसको नीचे वाला जो क्वांटिटी है बटन में जितना कम रहेगा उतना ये I का वैल्यू ज़्यादा होगा। इसको आप एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। जैसे मान लिया ऊपर का क्वांटिटी 100 है और नीचे हम क्या लिखें कि ये आए मैक्सिमम आए महत्तम। तो अगर यहाँ हम 50 लिखते हैं तो 2 आएगा। तो ज़्यादा लाने के लिए हम चाहते हैं ज़्यादा आए, तो इसके 50 से और कम लिखना चाहिए इसको। अगर यहाँ पर हम 50 के जगह पे 25 लिखते हैं तो 4 आ जाएगा ये, यानी नीचे वाला जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। वही चीज़ है कि जे R+R जितना छोटा होगा उतना ही करंट जो हमारा है वो बड़ा होगा। तो कितना छोटा हो सकता है, चारों ऑप्शन को चुन करके देखना पड़ेगा। चारों ऑप्शन में से कौन मान रखें कि नीचे वाला जो है क्वांटिटी बड़ा हो जाए, सॉरी छोटा हो जाए। तो सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे देखो R के जगह पर अगर R/4 रख दें हम, जैसे कि ऑप्शन डी में है R/4, सबसे छोटा देखो R/4। यहाँ पे 2 R है, दुगुना तो बहुत बड़ा हो गया। ये R/2 है, ये R है, तो इससे कम ही है, इससे कम बहुत कम ही है, ये तो सबसे ज़्यादा है। तो डी होगा इसका सही आंसर कि R का मान R/4 अगर रख दें तो हो जाएगा, ये I महत्तम हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करना पड़ता है। ऑप्शन अगर कुछ और रहता है, जैसे R/5 रहता है तो वही सही हो जाता। तो सोचना पड़ेगा इसमें कि कौन है जो कि जो डिनोमिनेटर है, माने हर है, उसको कौन
कम कर सकता है। ये जो डिनोमिनेटर नीचे वाला क्वांटिटी किसको रखने से कम होगा, ये तो इसको रखने से सबसे कम होगा, इसलिए आंसर हो गया डी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। तो अमीटर जो होता है उसका काम है करंट को लेना, करंट खींचना। तो जब तो करंट नहीं जाएगा उससे हो गया, वो करंट को नहीं नाप सकता। और करंट नापता है, अमीटर धारा नापता है। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर नापता है। तो अमीटर धारा नाप रहा है, धारा कब नापेगा, जब उसके अंदर से होके धारा गुजरेगा। धारा कब गुजरेगा उसके अंदर से होके, जब उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा, यानी लगभग शून्य होगा। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका होगा। तो इस दोनों क्वेश्चन था, इसके पहले जो क्वेश्चन था जैसे वोल्ट मीटर था, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, यह चार प्रतिरोध की श्रेणी में है। चार प्रतिरोध की श्रेणी में है। चार प्रतिरोध माने जिसको रिओस्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में। और घर में जो बॉल पंखा का जो रेगुलेटर होता है जिसको ऐसे घुमाते हैं हम लोग, तो पंखा तेज कम होता है, वही है चार प्रतिरोध है। तो जो बदलता हो, जिसका प्रतिरोध बदल सके हम। तो एक प्रतिरोध है, देखो फिगर देखते हैं, एक प्रतिरोध है R, ये वाला R, और एक चार प्रतिरोध। तो चार प्रतिरोध कैसा होता है, और रिओस्टेट होता है, वो ऐसा होता है, और उसके ऊपर एक जॉकी ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो इसको आगे पीछे करते हैं तो इस प्रतिरोध का मान बढ़ता घटता है। तो एक ही प्रतिरोध है, एक ही चार प्रतिरोध है, इससे दोनों श्रेणी में लगा हुआ। आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं, तो आरंभिक कुल प्रतिरोध होगा। अब कह रहा है कि इसका प्रतिरोध दोनों का सेम है, तो इसका तो R दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका भी R होगा। यहाँ से कहाँ से यहाँ तक का, इधर का तो काम नहीं करेगा। एक प्रतिरोध तो इधर करंट यहाँ से जाएगा, इधर से जो करंट आएगा वो इधर चला जाएगा, इधर तो जाएगा ही नहीं। तो R और R तो दोनों श्रेणी में हो गया, तो 2R हो गया। तो समतुल्य आंतरिक आरंभिक प्रतिरोध तुल्य हो गया, बाद में चेंज होगा तो होगा। तो यही हो गया आज का। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।